चलिए वी विल स्टार्ट द फोर्थ चैप्टर विच इज डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस के बाद वाला चैप्टर है, तो अब मैट्रिसेस की ही कोई और आगे एप्लीकेशन है। जैसे हमने मैट्रिसेस के चैप्टर में इक्वेशंस बनानी सीख ली थी, वर्ड प्रॉब्लम्स हमें दी हुई थी एक्सरसाइज में, तो हम उसी से आगे चलेंगे कि उन इक्वेशंस को जो हमने मैट्रिसेस में बनाया था तो अब उनका क्या यूज करना है। तो कंसिडर कर लेते हैं एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तरह से टू वेरिएबल्स में अगर हम अभी देखें a1x plus a2y equal to c, this is the general form of an equation। और दूसरी इक्वेशन हम और बना दें b1x plus b2y equal to d। पूरा इकट्ठा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसीलिए पूरे का एक ही नंबर इक्वेशन नंबर 1 हमने नोट किया। a1 b1 a2 b2, आपको पता है ये क्या चीजें हैं? ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। किन के कोफिशिएंट्स हैं? कांस्टेंट नंबर्स हैं, लेकिन किन के कोफिशिएंट्स हैं? इन वेरिएबल्स के जो है x एंड y। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स x और y, इसीलिए दो इक्वेशंस हमें चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए। राइट हैंड साइड पर इक्वल टू c एंड d। अब क्योंकि ये इक्वेशंस है इसलिए इनके लिए हमें यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यूज चाहिए। They can be zero also, but they should be real numbers। ये पूरा रियल नंबर्स में चलेगा। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि इस सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब इनके कोफिशिएंट्स a1 अपॉन b1, x के दोनों कोफिशिएंट्स का रेशो y के दोनों कोफिशिएंट्स के रेशो के इक्वल नहीं होता। ये रेशो इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हम कहते हैं इस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। राइट, याद आ गया ना सबको? ओके, अब इसको अगर सॉल्व करके देख लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a1 b2 इज नॉट इक्वल टू b1 a2। क्लियर है? ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो सारी टर्म्स एक ही साइड हो जाएंगी। a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास अब कंडीशन आ जाती है। अब हम ये वाला रेशो नहीं लिखेंगे जो हम पहले 9th या 10th में भी लिखते थे। अब हमें इस एक वैल्यू से मतलब है कि इस वैल्यू का क्या करें। ये 0 नहीं होनी चाहिए, तब ये इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब एक बार देख लेते हैं कि इस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है, हम उसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो पहला बन गया ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स। हमने चारों कोफिशिएंट्स प्रॉपर ऑर्डर में लिख दिया। साथ में बन गया ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, x के नीचे y इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड वाला कांस्टेंट्स वाला मैट्रिक्स। ठीक है, इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिखें तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नाम हो गया A, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स जो वेरिएबल वाला है उसका नाम हो गया x, और जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है उसका नाम हो गया p। तो अब a के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई होगी यही वाली, और ये कंडीशन हमें ये बताएगी कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं। अब ये जो हमने वैल्यू निकाली थी इक्वेशन नंबर 2 जो हमने लिखी है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये हम इस नोटेशन से लिख देंगे और इसको ये वाले नाम दे देंगे। नोटेशन क्या है ये? अब आप देख रहे हैं सिर्फ 2 बार्स है। ये वैसे वाले बार्स हैं जैसे मॉड्यूलस में लगते थे, लेकिन अभी इसका नाम मॉड्यूलस नहीं है, अभी इसका नाम क्या है? डिटर्मिनेंट। तो हम इसको पूरा लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, शॉर्ट में लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओनली DET, लेकिन हमारा काम कई बार उससे भी नहीं चलता, हमें और शॉर्ट फॉर्म चाहिए। हम और क्या लिख देते हैं? जस्ट ऐसे ही 2 बार्स लगाकर डिटर्मिनेंट ही पढ़ेंगे, लेकिन इसे सो डिटर्मिनेंट ए एंड एक और छोटा सा नाम इसे दे देते हैं डेल्टा। स्मॉल ट्रायंगल इज आल्सो नोन एज डेल्टा। ओके, तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ए, और ये डिटर्मिनेंट ए हमें ये वैल्यू देता है जो 0 नहीं होनी चाहिए, तब
ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, अब इस डिटर्मिनेंट से ये वैल्यू कैसे मिलेगी, इस बात पर एक बार और ध्यान दें। कैसे मिलेगी, देखो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट a1, यहाँ से अगर हम एक क्रॉस चले नीचे, a1 से हम गए b2 पर, राइट, तो ये मैंने लिखा है राइट डायगोनल, या हम इसको अपर डायगोनल भी कह सकते हैं क्योंकि हम यहाँ ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करती है तो हमें दोनों इकट्ठा एक वैल्यू मिल गई a1 b2, राइट। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे ये दूसरा डायगोनल कौन सा है, जिसको मैंने लिखा है लेफ्ट डायगोनल या लोअर डायगोनल। ये देख रहे हैं आप, ये वाले डायगोनल को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, v1 मल्टीप्लाइड बाय a2, दिस इज लेफ्ट या लोअर डायगोनल, तो अपर या राइट डायगोनल माइनस लोअर या लेफ्ट डायगोनल। ये जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए बिल्कुल सेम वैल्यू आती है a1 b2 माइनस b1 a2। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। और अगर हमें इस गिवन सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो उसका क्या मतलब होना चाहिए, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आनी। वन कंडीशन, unique solution of system of equations exists for this condition, that determinant of a is not equal to 0। और system of equations कैसे लिखेंगे, ax is equal to b, is that right, ax is equal to b, right everyone। अब छोटी सी एक बात और, जब ax is equal to b हमने लिखा, हमने मैट्रिसेस में ये पढ़ लिया, हम बोथ साइड्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स इनटू ए इज आइडेंटिटी, यहाँ x का x रह गया, ए इनवर्स इनटू b ऐसे ही चल रहा है, आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय एनी मैट्रिक्स इज सेम, सो x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b, यानी ये x जो हमें ये वेरिएबल मैट्रिक्स चाहिए था, x और y की दो वैल्यूज, तो इकट्ठा इस मैट्रिक्स x को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b, a इनवर्स फाइंड करेंगे, b कहाँ से मिलेगा, ऑलरेडी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में दिया हुआ होता है। ठीक है, अब a इनवर्स के लिए हमने पहली कंडीशन पढ़ ली थी, इनवर्स किन मैट्रिसेस का होता है, स्क्वायर मैट्रिसेस का, राइट। सो a शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट भी तभी एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पर छोटी सी बात लिखी है, डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये जो डिटर्मिनेंट a है, मैंने अभी पहले भी पढ़ा था कि ये केवल मॉड्यूलस ऑफ a है, कि ये मॉड्यूलस ऑफ a नहीं है, दिस इज ओनली डिटर्मिनेंट a, राइट। ये दिखा सबको, या सेकंड बात, 1 by 1 मैट्रिक्स अगर कोई होगा, सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा, तो उसकी वैल्यू a ही खुद ही निकल आएगी। ओके, तो ये a खुद ही होगा फॉर एनी डिटर्मिनेंट ऑफ 1 by 1 ऑर्डर, राइट। ओके, इतना